नेक्स्ट टॉपिक बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे स्कूल लेवल पे भी क्वेश्चन आते हैं और जेई मेन में तो डेफिनेटली क्वेश्चन आते ही आते हैं। सिंपल टॉपिक है, बहुत ज्यादा सिंपल है, उसको आप देख भी चुके हो। टॉपिक का नाम है पास्कल्स लॉ। एक चीज बताओ, क्या आप पंचर वंचर लगाने गए हो? कभी लगाने गए हो पंचर कार का, साइकिल का नहीं। कार का हाँ जी लगवाने सर। को देखा है, कार का लगते हुए पंचर। हाँ यस जी सर। सर। आपने देखा यस होगा सर। एक ना, वो खिसका के लाता है, एक वो होता है रेडी टाइप होता है, वो खिसका के लाता है और वो हाथ से ना कुछ इस टाइप का होता है। सर जैक। जैक, है ना। जैक से क्या करता है, इस हैंडल को नीचे करता है और जो जैक का ये वाला टॉप पोर्शन है ऊपर चला जाता है ना। अब सोचो हाँ जी सर। कार का वेट कितना सारा होता है। अब अगर आप कार अपने हैंड से खींचने की कोशिश करोगे, अप फॉरवर्ड करने की कोशिश करोगे, अप साइड करने की कोशिश करोगे तो खींचेगी नहीं आपसे। लेकिन ये केवल हैंड लगा रहा है इतने प्यार से और ये ऊपर जा रहा है जैक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जो यहाँ पे बच्चे से ने प्रेशर लगाया ना, उतना ही सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर यहाँ पे जनरेट हो रहा है, पर एक डिफरेंट तरीके से जनरेट हो रहा है। ठीक है। उसमें एक थोड़ा सा टेक्नोलॉजी यूज की। टेक्नोलॉजी तो क्या है, पास्कल ने इतने आराम से समझा दिया कॉन्सेप्ट कि भाई साहब आपके दो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आप प्रेशर लगा रहे हो ना, वही सेम प्रेशर इस पॉइंट पर भी आ जाएगा। प्रेशर सेम होगा। आपको पता है प्रेशर में होता क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। हाँ, तो फोर्स क्या होंगे बच्चों, अलग अलग होंगे। फोर्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अरे। प्रेशर क्या होगा, सेम रहेगा। और फोर्स क्या होगा बच्चों, सेम रहेगा। ठीक है, फोर्स अलग अलग होगा। यहाँ पे आपने देखा था जब फोर्स लगाता है पंचर वाला तो कम फोर्स लगाता है ना। हाँ जी सर। और यहाँ पे फोर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम या ज्यादा होगा, जो भी होगा चेंज हो जाएगा फोर्स। वो डिपेंड करता है कि क्या चीज आप यूज कर रहे हो। तो एक बार पढ़ लेते हैं कॉन्सेप्ट को, फिर समझेंगे, ठीक है। उससे पहले एक चीज ये भी पता होनी चाहिए, मान के चलो कि एक कंटेनर है और कंटेनर में बच्चों लिक्विड है। ठीक है। मैंने ना एक पिस्टन लिया जो इस कंटेनर को फुली कवर कर रहा है टॉप से। ठीक है, ये आपका पिस्टन है और पिस्टन का ये हैंडल है। मैंने इस पे फोर्स लगाया बच्चे, फोर्स लगाया, इसका कुछ ना कुछ एरिया है तो डेफिनेटली प्रेशर जनरेट करेगा। देखो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, फोर्स, ये इसका एरिया हो गया। और इस एरिया की वजह से यहाँ पे फोर्स, देखो परपेंडिकुलर है एरिया के, तो फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा आपका, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर। प्रेशर जनरेट करेगा क्या, पिस्टन प्रेशर जनरेट करेगा। ठीक है। उससे पहले अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है, मान के चलो आप बोलोगे P1। इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है बच्चों, P2 है। डेफिनेटली P2 और P1 डिफरेंट डिफरेंट होंगे। जितनी ज्यादा डेप्थ में होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा, तो डेफिनेटली आप बोलोगे सर P1 ग्रेटर देन P2 ही होगा। ये बात तो सही है। लेकिन अब ध्यान से देखना है कि अगर अगर मैंने पिस्टन पे फोर्स लगाया और पिस्टन पे फोर्स लगाने की वजह से, क्योंकि पिस्टन का एक एरिया था, यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट हुआ। ये प्रेशर बच्चे हर एक पॉइंट पर इक्वली जाएगा, इक्वली जाएगा। मतलब कि इस पॉइंट पर भी प्रेशर पी आएगा और इस पॉइंट पर भी प्रेशर पी आएगा। आप कोई और पॉइंट भी बता दोगे ना, ये पॉइंट जैसे P3 है तो इस पॉइंट पर भी क्या आएगा, प्रेशर पी। तो वो जो प्रेशर होगा ना बच्चों, जो ऊपर से प्रेशर आया वो हर एक पॉइंट, हर एक पार्ट ऑफ द लिक्विड पे इक्वली जाएगा प्रेशर। ये जी पॉइंट सर। सबको क्या, क्या ये हाँ पॉइंट जी। सबको हो गया, यस और नो? यस सर। ठीक है। जब वहां पे देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा नहीं क्योंकि पिस्टन आ गया है, फिर भी आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर लोगे तो वो भी PATM भी तो हर एक पॉइंट पर जाएगा कि नहीं जाएगा, वो भी हर हाँ एक जी पॉइंट सर। पर, वो भी हर एक पॉइंट पर जाएगा, इक्वली जाएगा हर एक पॉइंट पर। ऐसा नहीं है वहां पे कि जो ज्यादा डेप्थ है उस पर ज्यादा जाएगा, नहीं। प्रेशर जो अलग से दे रहे हो आप, ठीक है, टॉप सरफेस से दे रहे हो, वो प्रेशर सबके पे सेम जाएगा, सब पे सेम जाएगा बच्चों। इस चीज का ध्यान रखना, बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके बनाया गया। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये बनाना है आपको, ठीक है, ताकि पता रहे। अब मान के चलो कि मेरे पास एक
ट्यूब है। इस तरह की ट्यूब है बच्चों। जैसे ही मैंने इसमें लिक्विड डाला, तो आपको क्या पता है कि जैसे इसमें लिक्विड डालने की स्टार्ट होगा तो एक लेवल पर लिक्विड क्या हो जाएगा, सेम पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे ओपन है ना, ओपन की वजह से यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, लिक्विड इक्विलिब्रियम स्टेट पर सेम लेवल पर आ जाएगा, क्योंकि सेम इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल रहा है। ठीक है। पर मैं ये काम नहीं करूंगा, अब मैं क्या काम करने वाला हूं, कहाँ गया। अब देखो बच्चों, मैं क्या करने वाला हूं कि मान के चलो मैंने यहाँ पे ना पिस्टन लिया। ठीक है, यहाँ पे एक पिस्टन लिया। ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने मान के चलो कि एक पिस्टन रख लिया है, रख दिया है। तो अभी मैं यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं लगा रहा हूँ इस साइड, मैं कोई फोर्स लगा, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया बच्चों, देखो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, फोर्स लगाया। यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया, मान के चलो F1 फोर्स लगाया। इस पिस्टन का बच्चों क्या होगा, एक एरिया है। ठीक है, A1, क्योंकि आपको पता चल रहा विड्थ क्या है इसकी, कम है, तो एरिया भी डिफरेंट होगा। इसका एरिया कितना है बच्चों, है आपका एरिया A2 है। ध्यान से समझना है। जैसे ही मैंने फोर्स लगाया बच्चों, जैसे ही मैंने फोर्स लगाया, तो मान के चलो कि ये कुछ डिस्प्लेस हो गया, ये पिस्टन नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो गया। तो मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से समझना है। तो मान के चलो इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, अब ये यहां पे पहुंच गया बच्चों, लिख। तो पिस्टन आपका नीचे की तरफ चला गया। कितना डिस्टेंस गया है, मैं इसको हाइट से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो मैंने बोला कि H1 हाइट गया, H1 हाइट गया है। ठीक है। और अभी भी इसका एरिया क्या है बच्चों, A1 है। फोर्स मैंने F1 अप्लाई किया है। अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि मैंने यहाँ पे तो जो पिस्टन थी आपकी, जो इनिशियल पोजीशन ये थी, वो ऑटोमेटिकली, बल्कि इसके सिमिलर ही होगी, बिल्कुल सेम ही इस लेवल पर होगी, तो मुझे इस लेवल पे ही बनानी चाहिए। तो देखो इसके लेवल पर थी, यहाँ पर थी, अब वो हल्की सी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब डेफिनेटली ये हाइट बच्चों डिफरेंट ही होगी। आप बोलोगे क्यों सर, क्यों डिफरेंट होगी? क्योंकि बच्चों जितना ये आपकी ट्यूब में जो वॉल्यूम वॉल्यूम है, वही तो वॉल्यूम ऊपर की तरफ गया होगा। यहाँ पे वॉल्यूम कंजर्वेशन हो रहा है ना, तो यहाँ पे बच्चों एरिया कम था, हाइट ज्यादा थी। यहाँ पे एरिया ज्यादा है, तो हाइट क्या है बच्चों, कम है। हाइट क्या होगी, कम हो जाएगी। आप समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? यहाँ पे जो आपका F1 फोर्स आया बच्चों, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक F2 जनरेट हो गया, जिसकी वजह से ये वाला जो पिस्टन था ना आपका, जो भी पिस्टन था, जो भी ऑब्जेक्ट था, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। किसकी वजह से? यहाँ पे आपके F1 फोर्स लगाने की वजह से। क्या ये बात क्लियर हो गई सबको? क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई? हाँ जी सर। ठीक यस है। सर। और ये सारा का सारा लिक्विड जितना पोर्शन था, ऊपर की तरफ चला गया। तो यहाँ पे हुआ क्या है बच्चों, एक तरीके का देखा जाए तो यहाँ पे एक तरीके का वॉल्यूम कंजर्वेशन हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, वॉल्यूम कंजर्वेशन हुआ है। वॉल्यूम कंजर्वेशन का मतलब कि यहाँ पे कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है। आप देखोगे एरिया ये है, हाइट ये है, तो आप बोलोगे A1 H1। दूसरी साइड में क्या होगा बच्चों, एरिया ये है, हाइट ये है, तो यहाँ पे वॉल्यूम कंजर्वेशन हुआ है A2 H2। ये हो गया सिंपल। पहला पॉइंट तो यहीं से एक एक इक्वेशन तो ये भी याद रखनी है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा, ध्यान से देखना है, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया।
क्योंकि सर यहाँ पे फोर्स के लगाने की वजह से यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ था, यहाँ पे वर्क डन भी हुआ है। और वर्क डन भी क्या होता है, कंजर्व होता है। वर्क डन जब कंजर्व होता है मतलब कि इस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे भी वर्क डन क्या हो रहा है बच्चों, कंजर्व हो रहा है। वर्क डन क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। वर्क डन इज ऑल्सो कंजर्व। तो उसका मतलब कि यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि F1 H1। यहाँ पे क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब कि F2 H2। H1 की वैल्यू डालो यहाँ से, H1 की वैल्यू डालोगे बच्चों तो ये आएगा A2 H2 डिवाइड बाय A1। तो यहाँ पे आएगा F1 A2 H2 डिवाइड बाय A1 इक्वल टू F2 H2। H2 से H2 कैंसिल, ठीक है बच्चों। A2 नीचे आ जाएगा, F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2। ये फोर्स अपॉन एरिया होता क्या है, फोर्स अपॉन एरिया होता क्या है, प्रेशर। 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 इसका मतलब कि P1 पॉइंट पर जितना आपने प्रेशर जनरेट किया था ना, उतना ही सेम प्रेशर बच्चों P2 पे जनरेट होता है। समझ में आया कि नहीं आया। अब इससे क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो, इससे क्या कर सकते हो। इससे ये कर सकते हो कि यहाँ पे अगर आपका कोई हैवी लोड है ना, इस साइड कोई आपका हैवी लोड है, तो आप इस फोर्स के लगाने की वजह से इसको इजीली लिफ्ट अप कर सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो बहुत इजीली। यहाँ पे फोर्स लगाने की वजह से आप इसको क्या कर सकते हो बच्चों, लिफ्ट कर सकते हो। तो इसी तरीके से हाइड्रोलिक सिस्टम जो होता है ना, आपने सुना होगा हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ये सारे के सारे पास्कल लॉ से ही काम करते हैं बच्चों, सारे के सारे। कॉन्सेप्शन में आ गया सभी को, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यस हाँ जी सर। सर। हैवी यस कार सर। होगी ना, जैसे आपने कार यहाँ पर अगर रखी है, ठीक है, तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा। और वो इजीली क्या चला जाएगा बच्चों, ऊपर की तरफ चला जाएगा। एक क्वेश्चन करेंगे, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या लिखा है आपने, ये फर्स्ट डायग्राम बना ली सभी ने, यस सर। हाँ जी ठीक है। सर। अब ये लिखा तो नहीं है किसी ने, क्या लिख लिया, शुक्रिया नहीं सर। लिखा सर। नहीं लिखा तो ठीक है, लिख लिया तो भी ठीक है। पहले लिख लो पास्कल लॉ, लिखो, फर्स्ट लाइन में लिखो। अभी डिफाइन नहीं कर रहा मैं, सिंपल स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं इसके लिए, फॉर दिस पॉइंट। A fluid exert equal pressure in all direction. A fluid exert equal pressure in all direction. Next line say Pascal law states that Pascal law states that if if the pressure in an enclosed fluid if the pressure in an enclosed fluid is changed at a particular point is changed at a particular point, the change is transmitted to the change is transmitted to every point of the fluid. The change is transmitted to every point of the fluid and to the wall of the container and to the walls of the container without being diminished in magnitude. Without being diminished in magnitude. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इफ द प्रेशर इन एन इनक्लोज फ्लूइड इज चेंज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, द चेंज इज ट्रांसमिटेड टू every point of the fluid and to the wall of the container without being diminished in magnitude। ठीक है, ये बना लिया होगा, ठीक है। एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन क्या क्या मैं बता चुका हूं, पहले लिख लो। हाइड्रोलिक
अब तो हाइड्रोलिक में अलमीरा का ओपन क्लोज होता है, वो भी आपको पता है, सारा हाइड्रोलिक सिस्टम से ही होता है ना। हाइड्रोलिक जैक है, हाइड्रोलिक अलमीरा लिख सकते हो। और क्या हो गया, लिफ्ट हो गया। प्रेस हो गई। ठीक है, ब्रेक्स हो गई। ये सारे के सारे हाइड्रोलिक सिस्टम है। फिर बनाओ पहला डायग्राम ये, दूसरा डायग्राम ये, तीसरा वॉल्यूम कंजर्वेशन, और चौथा फिर वर्क डन कंजर्वेशन पे हम यहाँ पे फाइनल निकल गए। तो आपको कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक तो ये याद होना चाहिए, इसको रिमेम्बर करना है। और एक ये याद कर लोगे तो अच्छी बात है, ये भी याद रखनी है, ये भी दोनों याद कर लोगे तो अच्छी बात है। तो बस दो चीज का याद रखना है, वॉल्यूम कंजर्वेशन है और वर्क डन कंजर्वेशन। इसी के बेसिस पे आप क्वेश्चन लगा सकते हो कुछ भी। तो देखो फिर अब क्वेश्चन करते हैं, देखो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। मान के चलो कि एक ट्यूब है मेरी, इस ट्यूब में, इस ट्यूब का, इसका डायमीटर कितना है बच्चों, इसका डायमीटर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर दे रखा है बच्चों 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यही पिस्टन का डायमीटर होगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इसमें बोला व्हाट विल बी द फोर्स एक्सर्टेड ऑन लार्जर पिस्टन। तो मेरे को F2 निकालना है, F2 निकालना है। इफ F1 इक्वल टू 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड, F1 पे 10 न्यूटन फोर्स लगा है, मुझे F2 निकालना है। अब सर यहाँ पे ये दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, तो अब कौन सी बात है, पिस्टन मेरा कुछ इस टाइप का होगा, यहाँ पे भी पिस्टन सर्कुलर शेप का होगा। मैं इसके विड्थ, क्योंकि वॉल्यूम तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो एरिया से मतलब है। और जब आपको पता सर्कुलर शेप का है, तो ये क्या दे रखा है बच्चों, मेरे को डायमीटर दे रखा है। डायमीटर तो मुझे इसके यहाँ से रेडियस निकालनी, इसका मतलब यहाँ पे जो प्रेशर होगा P1, दैट विल बी इक्वल टू P2 प्रेशर, ये हम पढ़ चुके हैं। तो P1 प्रेशर क्या होगा बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे भी क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया होगा। फोर्स पहले से दे रखा है 10 न्यूटन, एरिया क्या होगा बच्चों, पाई 1/2। सेंटीमीटर को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों में सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे पाई R² हो गया। सिमिलरली F2 मुझे नहीं पता, यहाँ पे एरिया कितना हो गया बच्चे, पाई 3/2 का स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे पाई से पाई कट जाएगा, 2 के स्क्वायर से 2 के स्क्वायर भी कट जाएगा, तो F2 की वैल्यू आ जाएगी 10 × 3 का स्क्वायर, दैट इज 90 न्यूटन। तो सोचो, आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और दूसरी साइड 9 टाइम्स, बच्चों 9 टाइम्स फोर्स जनरेट कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया, ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन सभी को। Yes, sir. ठीक हाँ जी है, सर। इसमें एक और पार्ट भी मैं पूछ लेता हूँ, वो भी आ सकता है। ठीक है, बहुत बार आता है इस पे क्वेश्चन, तो करना है इसको आराम से, बहुत फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, कह रहा है कि जब आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो ये जो पिस्टन है, पिस्टन मूव किया 3 सेंटीमीटर। कितने मूव किया बच्चों, रुक जाए, क्वेश्चन द स्मॉलर पिस्टन पुश, हाँ 6 सेंटीमीटर मूव किया। पिस्टन मूव, पिस्टन एट साइड 1 मूव्स 6 सेंटीमीटर बिलो। तो जो मेरी हाइट है, मतलब कि मेरा जो पिस्टन है, ठीक है, दूसरे साइड में कितनी हाइट ऊपर गया होगा, तो मुझे H2 निकालना है। H1 दे रखा है कितना बच्चों, 6 सेंटीमीटर। मैंने क्या समझाया था यहाँ पे, वॉल्यूम कंजर्वेशन होता है, या फिर आप वो भी लगा सकते हो, वर्क डन भी लगा सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो लगा दो। मुझे वर्क डन एरिया निकालना, फिर वही पाई R² आएगा, आप जो चाहो वो लगा सकते हो, मैं वर्क डन वाला भी लगा सकता हूँ। वर्क डन क्या कहता था, F1 H1 विल बी इक्वल टू F2 S2।
F1 की वैल्यू 10 आ गई, हाइट की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी वैल्यू 90 है, और मुझे S2 निकालना है। 0 से 0 कटा बच्चों, S2 की वैल्यू आ गई 6/9, दैट इज 2/3। तो केवल 1 सेंटीमीटर से भी नीचे ऊपर की तरफ शिफ्ट किया। तो आपने देखा भी होगा, जब पंचर वाला बहुत बार नीचे खींचता तो एक एक हल्का हल्का सेंटीमीटर से ऊपर की तरफ जाता है। कितनी बार वो हैंडल को पुश पुल करता रहता है, या सोन ऊपर की तरफ नीचे की तरफ हाँ खींचता रहता है ना, कम से कम 10 बार Yes, खींचता है, sir. जाके 2-3 सेंटीमीटर ऊपर जाता है ना। तो वही चीज देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे फोर्स कितना ज्यादा लगाते हैं, लेकिन कितना सेंटीमीटर क्या, ओनली 1 सेंटीमीटर ही ऊपर की तरफ लिफ्ट किया है बस। पर हाँ, इसका मतलब कि उसने 90 न्यूटन का फोर्स तो जनरेट कर दिया ना, है ना। इसका मतलब कि अगर आप F1 की वैल्यू मान के चलो कि 1000 दे देते, तो यहाँ पे 9000 टाइम्स क्या हो जाता बच्चों, शिफ्ट हो जाता ऊपर की तरफ। और 9000 का मतलब कि कितना वेट उसने लिफ्ट कर दिया, 9000 में से 10 डिवाइड कर दो तो 900 200। वेट उसने लिफ्ट कर दिया, 900 किलो का वेट, 900 किलो का मास, सॉरी 900 किलो का मास लिफ्ट कर दिया बच्चों। समझ में आगे क्वेश्चन। हाँ जी। Yes, sir. ठीक है, तो इस टाइप के कर लोगे ना क्वेश्चन, आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखो, हमने लास्ट क्लास में जाते जाते एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सर क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद करो। मैंने बोला था कि प्रेशर एट द बॉटम विल बी सेम इफ द हाइट ऑफ द लिक्विड इन ऑल द कंटेनर इज सेम। जैसे कि एग्जांपल में मैंने बोला था कि मान के चलो कि एक कंटेनर मेरा कुछ इस टाइप का है, एक कंटेनर मेरा इस टाइप का है। एक कंटेनर बच्चों ऐसा है, ठीक है, ऐसा कंटेनर। और मैंने बोला था अगर सब में सेम लेवल ऑफ वाटर प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों, सेम लेवल ऑफ वाटर प्रेजेंट है, मतलब हाइट सबकी एच ही है। तो आपने बोला था कि इस पॉइंट पर एट पॉइंट क्या ले लिया, बॉटम पॉइंट है ना, जो मेरा बॉटम पॉइंट है, तो ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया। तो बॉटम पॉइंट पे पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी, मैंने क्या बोला था बच्चों, सेम फोर्स होगा, सेम होगा, और वो भी कितना होगा, रो जी एच होगा। रो क्या होगा, लिक्विड की डेंसिटी, जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच हो गया आपका हाइट, क्योंकि तीनों में हाइट सेम है। क्लियर हो गया। बल्कि इसको मुझे 1 2 3 में लिखना है, क्योंकि मुझे एरिया बताना है। तो ए आएगा वर्ड, तो यहाँ पे 1 2 3 ले लो, 1 2 3, 1 2 3। अगर मैं इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपको पता है प्रेशर को जब हम एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स देता है, फोर्स क्या देता है, फोर्स देता है। एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे फोर्स दे देगा, दैट इज इट विल बिकम फोर्स 1, फोर्स 2, फोर्स 3, और रो जी एच ए, और रो जी ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये क्या बन जाएगा आपका, वॉल्यूम बन गया। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है बच्चों, मास, तो ये बन गया mg। तो हर जगह बच्चों क्या हो जाएगा, आपका फोर्स सेम हो जाएगा, F1 F2 F3 क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा। और वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, mg के बराबर हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्या पॉइंट क्लियर हो गए सभी को, Sir. हाँ है जी। ना। पर आप खुद देखो, अब इमेजिन करो, यहाँ पर जो लिक्विड है, लिक्विड का मास की बात कर रहा हूं मैं, तीनों में सेम टाइप ऑफ लिक्विड है। आपको लगता नहीं है कि मेरे ख्याल से जो ये दूसरा जो कंटेनर में सबसे ज्यादा लिक्विड है, पहले वाले कंटेनर में कम लिक्विड है और सबसे कम तो 3 वाले में है। तो ये इक्वेशन कैसे वैलिड हो गए फिर, ये इक्वेशन कैसे वैलिड हो गए, समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा समझो। तो मैंने क्या मास किया, होगा। मास अलग अलग है ना, है कि नहीं हाँ, अलग तो अलग, उनका इंडिविजुअल मास होगा ना। क्या होगा, उनका अलग अलग मास पुट होगा ना फिर उसमें शायद।
अलग अलग मास क्या, समझा नहीं। नहीं, जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे उसका मास पुट करेंगे ना फिर। हाँ मास तो पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो मास की वैल्यू सेम आ रही है ना। तूने क्या किया, रो जी एच ए लिया, ए क्या है, एरिया ऑफ बॉटम है, सबका एरिया ऑफ बॉटम सेम है, डेंसिटी सबकी सेम है, तो रो इंटू वी करेगा तो मास ही तो देगा एम। इसका मतलब सब पे मास इक्वल होना चाहिए, लेकिन मास तो सब पे इक्वल है नहीं, सब में मास अलग अलग है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी वॉल्यूम वैल्यू। क्या है बच्चे, अलग अलग है सबका। समझ में आया कि नहीं आया? वॉल्यूम क्या है सबका, अलग अलग है। इसका मतलब कि क्या मैं बोल सकता हूँ कि M2 का मास सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू M1, और सबसे ही मास कम किसका है बच्चे, M3 का। इस हिसाब से जो वेट होगा, वेट ऑफ लिक्विड, वेट जो लिक्विड का होगा वो 2 में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 1, एज कंपेयर टू 3। वेट क्या होता है आपको पता है, mg होता है। तो वेट सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चों, M2 का होगा। वेट क्या होगा सबसे ज्यादा, M2 का होगा। सर में आया कि नहीं आया ये चीज? हाँ जी। ठीक है। मास किसका ज्यादा है बच्चों, M2 का ज्यादा है, M1 का उससे कम है, और M3 का उससे कम है। तो जो ये वाली इक्वेशन तो करेक्ट बैठती है, ये वाली जो इक्वेशन होती है ना, ये वाली, ये तो करेक्ट है। ये वाली इक्वेशन क्या हो जाती है बच्चे आपकी, गलत हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। रॉन्ग हो जाती है इसलिए क्योंकि वो इक्वल फोर्स जनरेट नहीं करेगा, डिफरेंट डिफरेंट फोर्स होंगे इसमें बच्चों। क्या होंगे बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट फोर्स होंगे। तो पहली वाले में तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर मैं फर्स्ट कंटेनर को पकड़ूं, फर्स्ट कंटेनर को पकड़ता हूं मैं, तो फर्स्ट कंटेनर में देखा होगा आपने कि एरिया थ्रू आउट सेम है, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, जो शेप है इसकी बिल्कुल सिमिलर साइज की है। तो अगर मैं W1 की बात करूं तो इसमें मास मान के चलो M1G है, M1G है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, रो V1G, और यही क्या बन जाएगा आपका, रो ए एच आपका दिया ही था, इंटू जी। तो ये क्या बन गया बच्चों आपका, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका F1 फोर्स बन गया। क्या बन गया, F1, देखो रोजी एच ए, ये तो F1 बन गया फोर्स, ठीक है। लेकिन दूसरे कंटेनर में ऐसा नहीं होगा, ध्यान से देखो, आराम से समझना है, ये कोई कोई टॉपिक बस समझने के लिए है, क्योंकि इसका क्वेश्चन ऐसा कुछ आता नहीं है, बस समझने के लिए टॉपिक है। देखो अगर मैं इसको पहले की तरह ही इतना कंटेनर सेम ले लूं, इतना पोर्शन सेम ले लूं, तो एक तरीके के इतना ही एक्स्ट्रा मास आ गया ना बच्चों वाटर का, यस और नो? पहले वाले के मुकाबले इसमें एक्स्ट्रा मास आ गया, एक्स्ट्रा मास आ गया, तो इसका नॉर्मल ये है। तो नॉर्मल की वजह से जो फोर्स जनरेट होगा अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स जनरेट होगा। आपको लग रहा होगा कि इस डायरेक्शन में अगर फोर्स है, तो बच्चों इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा हॉरिजॉन्टल, एक बनेगा वर्टिकल। ऐसे बच्चों इस पॉइंट पर भी जो ये नॉर्मल फोर्स लगाएगा वाटर सरफेस पे, तो इसके भी दो फोर्स होंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल दोनों के दोनों क्या करेंगे बच्चों, कैंसिल आउट करेंगे, और दोनों के दोनों वर्टिकल एड अप हो जाएंगे, क्योंकि आपका वेट मास की वजह से वो तो सेम ही रहेगा, W2 इक्वल टू M2G, ध्यान से सुन लो, ये तो सेम रहेगा। लेकिन जो फोर्स होगा ना बच्चों, क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा वाटर की वजह से फोर्स, ठीक है, लेकिन ये जो दो फोर्स लग रहे हैं ना कंटेनर की वजह से, ये क्या करेंगे, कम कर देंगे फोर्स। ध्यान से सुनो, मान के चलो F2 फोर्स है 100 न्यूटन, ये फोर्स है मान के चलो 5 न्यूटन, ये हो गया 5 न्यूटन। तो 5 और 5 10 न्यूटन, 10 न्यूटन ऊपर की तरफ है, 100 नीचे। तो ओवरऑल कितना फोर्स हो गया बच्चों, आप बोलोगे 90 न्यूटन फोर्स हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पे वेट ज्यादा है, किससे, फोर्स से ज्यादा है वेट। क्यों है, क्योंकि कंटेनर की वजह, कंटेनर की ऐसी शेप है कि वो ओवरऑल फोर्स को क्या कर रही है बच्चों, कम कर रही है, ओवरऑल फोर्स को कम कर रही है। फोर्स वाटर का नीचे की तरफ है, फोर्स क्या होता है, Mg2 होता है ना, और ऊपर के क्या है बच्चों, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन है। तो क्या कर रहा है बच्चों, कैंसिल आउट कर रहा है फोर्स को, क्या कर रहा है, कम कर रहा है, कैंसिल नहीं बोलूंगा, क्या कर रहा है बच्चों, रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूस कर रहा है तो फोर्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो गई। क्यों, ड्यू टू कंटेनर का शेप की वजह से। इसलिए यहाँ पे W2 विल बी ग्रेटर देन F2 होगा। क्या पॉइंट क्लियर हो गया सबको, नहीं हुआ? क्लियर हो गया अच्छे से, है ना? ये क्यों हुआ, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वाटर था ना, ये एक्स्ट्रा वाटर इसके साथ करा। आप बोलोगे कि सर एक चीज बताओ, यहाँ पे क्यों नहीं किया आपने,
यहाँ पे भी तो ए शेप करते, बिल्कुल कर सकता था, बिल्कुल बात सही है आपकी। पर मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे जो वॉल पे जो फोर्स लगा रहा होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, वर्टिक हॉरिजॉन्टली लगाएगा, इसमें भी तो हॉरिजॉन्टल लगाएगा। इसमें तो बिल्कुल प्लेन है ना। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे शेप कैसे है बच्चों, स्लांट हाइट जैसी है, इस वजह से यहाँ पे फोर्स क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। कुछ पोर्शन हॉरिजॉन्टल पे जाएगा, कुछ पोर्शन वर्टिकल जाएगा, वर्टिकल वाले ऐड हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फोर्स को बच्चे रिड्यूस कर देंगे। वेट मतलब मास तो चेंज होगा नहीं, तो W2 तो फिक्स है, M2G होगा, लेकिन उस कंटेनर की वजह से, शेप ऑफ कंटेनर की वजह से उस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो रिड्यूस हो जाएगा बच्चों, रिड्यूस हो जाएगा। इसने आप इसलिए आपने देखा होगा, ये ऐसे हम अपनी बकेट क्यों बनाते हैं ऐसी, बकेट इसलिए बनाते हैं बच्चों, ताकि हमें कम फोर्स लगाना पड़े इसको लिफ्ट अप करने के लिए। समझ में आए कि नहीं आई? भाई आपकी बकेट तो सीधी भी तो बन सकती थी, ऐसी ही क्यों बनाई? वो सोचा तो होगा किसी ने, साइंटिस्ट ने। वो इसलिए बनाई बच्चों, क्योंकि इसकी बकेट से जो आप फोर्स लगाओगे ना, देखो आपको क्या करना है, आपको तो F2 से ज्यादा ही तो फोर्स करने की मानते। F2 पहले से कम हो चुका है, F2 कम हो चुका है, तो आपको पहले अगर ये सीधा कंटेनर था तो आपको 100 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ता से कम ऊपर की तरफ उठाने के लिए। अब आपको 90 न्यूटन का फोर्स लगाना है इसको लिफ्ट अप करने के लिए। तो कौन से बढ़िया है कंटेनर, ये वाला बढ़िया है। सर में आए कि नहीं आए बच्चों, यस और नो? यस सर। है ना? तो लिख लो, एक पॉइंट लिख लो, तीसरा भी बताऊंगा। टू लिफ्ट अप द कंटेनर टू लिफ्ट अप द कंटेनर टू लेस फोर्स विल बी रिक्वायर्ड, लेस फोर्स विल बी रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ कंटेनर, बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ कंटेनर। एज कंपेयर टू कंटेनर वन, एज कंपेयर टू कंटेनर वन, कोमा इन कंटेनर टू overall net force is reduced, overall net force is reduced ड्यू टू, ये बनाना है, ड्यू टू शेप ऑफ द कंटेनर। लिख लिया बच्चों? यस सर। तो इस टॉपिक को क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं, अभी तीसरा बताऊंगा, इसको बोलते हैं पास्कल पैराडॉक्स। तो कुछ पॉइंट पर पास्कल बच्चों गलत साबित हो गया था, जब बाद में ये चीज को स्टडी किया गया। ठीक है, वो मैं बाद में लिखूंगा क्या था, पहले ये समझ लेते हैं। तीसरा देखो कंटेनर, तीसरे कंटेनर में क्या है बच्चों, तीसरा कंटेनर तो आपने देखा ही नहीं होगा, ऐसा कंटेनर तो वैसे यूज नहीं होता। अब आप देखोगे कंटेनर का शेप कुछ ऐसा है कि यहाँ पे फोर्स लगाएगा ऐसे, जब यहाँ पे फोर्स लगाएगा तो एक तो डाउन की तरफ फोर्स होगा, एक हॉरिजॉन्टल, डाउन, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो फोर्स पहले से था ना बच्चे F3, उसमें ऐड ऑन हो रहा है, देखो ये ऐड ऑन कर रहा है। मतलब आपको इस बकेट को उठाने के लिए जितना एक्चुअली मुझे लगना चाहिए 100 न्यूटन, उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आया? उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको लिफ्ट अप करने के लिए। इसका लो, यहाँ पे वेट क्या है बच्चों, कम है, यहाँ पे फोर्स क्या है बच्चों, ज्यादा है, फोर्स क्या है यहाँ पे, ज्यादा। दैट मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अप द बकेट। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से अच्छे से, क्लियर हो गए सभी को? हाँ जी सर। यस सर। है ना? अच्छा पॉइंट है, पता होना चाहिए। तो लिख लो पास्कल पैराडॉक्स क्या क्या बोलता है, पास्कल पैराडॉक्स क्या बोलता है, लिखो। द वेट ऑफ द लिक्विड कंटेन इन द कंटेनर, द वेट ऑफ द लिक्विड
contained in a container may not be equal to hydrostatic pressure, may not be equal to hydrostatic pressure force, hydrostatic pressure force acting at the bottom of a container, acting at the bottom of container। तो जो वेट है वो हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक का मतलब कि हाइड्रो मतलब लिक्विड, स्टैटिक कंडीशन पर है। तो उस कंडीशन पे जो फोर्स जनरेट हुआ ना, तो जरूरी नहीं है हर बार इक्वल हो, वो हमने प्रूफ कर भी दिया है, वो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े अब। Yes, sir. ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो। लिखो इक्वल मास ऑफ थ्री लिक्विड्स, इक्वल masses of three liquids A, B, C are poured in three similar vessels, in three similar container, in three similar vessel लिख लो या कंटेनर लिख लो, vessels। If density of A is greater than density of B greater than density of C, then what is the relation between pressure, मतलब PA, PB एंड PC में क्या रिलेशन है, मुझे ये पता करना। आराम से समझना बच्चों। तीनों का मास इक्वल दे दिया, मतलब कि मास इक्वल है, MA, MB, MC, पर कहीं पे और लिक्विड अलग अलग है, लिक्विड सेम नहीं है। तो इसका मतलब कि जैसे घी ले लिया, वाटर ले लिया, या कुछ और तीसरे टाइप कुछ और ऑयल ले लिया, कुछ भी ले लिया इस टाइप के, इसका मतलब कि मास अगर सेम है, वेट में सेम है, तो लिक्विड थोड़ा सबके अलग, डेंसिटी सबकी अलग अलग है, तो वॉल्यूम में तो अलग अलग होगा। मास सेम है तो वॉल्यूम में तो अलग अलग होगा ना, क्योंकि डेंसिटी क्या है बच्चों, सेम है। तो मुझे नहीं पता वॉल्यूम किसका कम है किसका ज्यादा है, वो तो आप पता कर ही लोगे, वो तो हमने देखने से पता चल जाएगा। लेकिन हमें बताना है कि प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा, प्रेशर पे इफेक्ट बताना, प्रेशर पे इफेक्ट बताना। तो मैं मान के चल रहा हूं, तो मान के चलो डेंसिटी किसकी ज्यादा, ए की डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी अगर ए की ज्यादा है, तो ध्यान से समझो डेंसिटी होता क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब कि अगर सबका मास इक्वल है और डेंसिटी अगर डेंसिटी से कंपेयर किया जाए, तो डेंसिटी सबसे ज्यादा एक है, तो मतलब सबसे कम वॉल्यूम ए का होगा। मानते हो कि नहीं मानते? सबसे कम वॉल्यूम किसका होगा बच्चों, ए का होगा। तो मतलब कि अगर तीन कंटेनर है ना, तीनों सेम साइज के हैं, मास तीनों का एक ही है, MA, MB, MC, लेकिन वॉल्यूम सबसे कम बच्चे कंटेनर वन का होगा, कंटेनर टू का सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा, और कंटेनर सी का और भी ज्यादा वॉल्यूम होगा। क्यों? वाई? बिकॉज रो ए ग्रेटर देन रो बी ग्रेटर देन रो सी। तो इसी की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम ए लेस देन वॉल्यूम बी लेस देन वॉल्यूम सी। यहां तक क्लियर हो गया? पहले बताओ, यहां तक पॉइंट कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे ख्याल से, राइट? हाँ जी सर। ठीक है, तो उसको करे कैसे, कर सकते हैं। देखो, एक तो ओपन क्लोज हम कुछ नहीं पता हमें, एक तो ये पता कि एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है, ये तो आप ले ही लिया करो। कहीं ओपन क्लोज तो नहीं बोला है, पर तीनों में इक्वल है तो बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं इसकी हाइट मान के चलो बच्चों, एरिया तो सेम है, H1, H2, H3 है, तो मुझे कोई बताएगा पी, पी प्रेशर एट द बॉटम के कितना होगा, बॉटम में प्रेशर ए के लिए। आप बोलोगे सर देखो, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और आपको पता हाइट है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, रो ए तो जी AH1। H1। यस नो, यही होगा ना, रो ए जी H1। यहां तक क्लियर होगा सभी को? हाँ Yes, जी sir. सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे को फॉर्मूला थोड़ा खोलते हैं। फॉर्मूला खोलने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे A1 से मल्टीप्लाई और A1 से क्या करता हूँ,
डिवाइड कर, या फिर तीनों का दोनों तीनों का तो वॉल्यूम सेम ही है, तो एरिया एरिया सेम ले लिया। ये क्या होगा बच्चों, एरिया हो गया इसका, एरिया। एरिया सेम है कंटेनर का, कंटेनर का सेम। ठीक है, ये ले लिया। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम हो गया, तो हो गया रो ए वी ए, यही हो गया ना, H1A VA इंटू जी डिवाइड बाय ए। ठीक है, ये हो गया पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये हो गया पी। अब ध्यान से देखो, रो ए इंटू वी ए क्या होता है, रो ए इंटू वी ए आप बोलोगे मास होता है, रो इंटू वी क्या होता है, मास होता है। तो हो गया मास जी अपॉन ए, ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, पी ए के बराबर। इक्वेशन वन सर में आ गया कि नहीं आ गया पहले? ये तो जनरल फॉर्मूला Yes, आपको आना ही चाहिए, बाकी मैंने बस ए से मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि मैं वॉल्यूम को लेके आ सकूं। क्लियर हो गया? yes, sir. अब एक चीज बताओ, पीबी के लिए क्या होगा? आप बोलोगे सर पीबी के लिए भी सेम होगा, कैसे? देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे रो बी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे S2 है, एरिया दोनों का सेम है। एरिया सेम है तो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या होगा, मास होगा किसका, बी का मास, जी अपॉन में ए। यहाँ पे ए का मास लिख देना बच्चे, नीचे वाले में ए का मास लिख देना। यहाँ पे MB, G अपॉन में ए। सिमिलरली PC क्या हो जाएगा, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस MC, G अपॉन में। अब मुझे बताओ, सब में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सब में है, नीचे सब में एरिया है, जी सब में है, मास पहले से इक्वल बोल दिया, तो मैं क्या बोल सकता हूं, PA विल बी इक्वल्स टू PB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, PC हो जाएगा। सर में आया कि नहीं आया? ऐसे क्वेश्चन Yes, बहुत sir. आ रिलेशन करने के लिए आएगा, कुछ कंडीशन दे देगा, बताओ कैसा प्रेशर हो, तो इस तरीके से निकालना। हमेशा ही आपको याद रखना चाहिए, बॉटम पे निकालो, और प्रेशर का फॉर्मूला हमेशा ये यूज करो, P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं भी लोगे तब भी चल जाएगा, क्यों? क्योंकि सब में तो सेम ही प्रेशर लगना है। आप गेज प्रेशर ले लो, गेज प्रेशर क्या होता है, अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि रो जी एच है। आप डायरेक्टली रो जी एच भी यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक सभी को? Yes, sir. हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है बच्चा। चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं, पिछले टाइप के कंटेनर का। लिखो, ए ग्लास ऑफ वाटर 1 लीटर, ए ग्लास ऑफ वाटर 1 लीटर हैज हाइट 10 सेंटीमीटर, हाइट है 10 सेंटीमीटर, बेस एरिया है, बेस एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड टॉप एरिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। वाटर बोला है तो डेफिनेटली इसकी डेंसिटी क्या होगी बच्चों, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप सभी को पता है क्या होता है, 1.01 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर, 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 तो बाद में दिक्कत ना है। पहला पॉइंट क्या निकालना है, फाइंड द फोर्स एट द बॉटम ऑफ द ग्लास, फाइंड द फोर्स एट द बॉटम ऑफ ग्लास। दूसरा, फाइंड द फोर्स ऑन द वाटर साइड्स ऑफ ग्लास, फाइंड द फोर्स ऑन द वाटर साइड्स ऑफ ग्लास। ध्यान समझो, ये वही वाला क्वेश्चन है, इस टाइप का, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो करना है कैसे, देखो आइडिया भी हो जाएगा आपको। देख, टॉप का और बॉटम का एरिया दे रखा है, तो शेप कुछ इस टाइप की बनेगी आपके ग्लास की। इस टाइप का बच्चों ग्लास है आपका,
इस वाले का एरिया दे रखा है बच्चों आपका, ऊपर वाले का भी एरिया दे रखा है इसका। ठीक है, तो मुझे क्या करना है बच्चों, बेस पे निकालना, पहले तो बेस पर निकालना है। बेस पे अगर निकालना है, प्रेशर एट द बेस निकालना है, तो प्रेशर एट द बेस पे आपको पता है क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। तो प्रेशर एट बेस पर, तो हमें तो सर आपने बताया था एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रोजीएच। बिल्कुल सही बात है, इसके अलावा तो और कुछ पता ही नहीं होना चाहिए। मानते हो कि नहीं मानते बच्चों? ये वाला फॉर्मूला तो मैंने आपको समझाया था ना, मैंने क्या बोला था? ये वाला फॉर्मूला तो वैलिड है हर जगह के लिए, यस और नो? ये तो Yes, लगना ही sir. लगना है हर जगह, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बेस पे एरिया तो बहुत आराम से निकाल दोगे। कैसे? सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है मेरे को 1.01 इंटू 10 पावर 5 डेंसिटी। अच्छा, यहाँ पे आपने न्यूटन पर मीटर लिए तो डेंसिटी आपकी हो जाएगी 1000 kg/m3। हाइट 10 सेंटीमीटर तो हो जाएगी 0.1 मीटर। तो यहाँ पे ले लो बच्चों 1000, जी की वैल्यू 10 ले लो, इसकी वैल्यू हाइट की 0.1 ले लो। जैसे 0.1 लोगे तो हट जाएगा, 1000 ऐड होगा। 1000 ऐड होने का मतलब ये हो गया 101 इंटू 10 पावर 3, और ये हो गया 1 इंटू 10 पावर 3। तो कितना चेंज हुआ? 102 इंटू 10 पावर 3, या फिर बोलोगे 1.02 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों, यस और नो? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। है ना? बस। पर मेरे को निकालना क्या था बच्चे, हमें निकालना है, फोर्स निकालना है एट द बॉटम। अब आपके पास प्रेशर आ गया, इस पॉइंट पर प्रेशर आ गया, और इस पॉइंट पर मेरे को एरिया भी पता है। तो मैं क्या कैसे निकालूंगा बच्चों? फोर्स एट बेस निकालूंगा, बेस पर। बेस पे निकालूंगा बच्चों, प्रेशर एट बेस इंटू एरिया। एरिया कितना है बच्चों? बॉटम का एरिया कितना है? बॉटम का एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे कितना है बच्चे? 1.02 इंटू 10 पावर 5। एरिया लेना पड़ेगा 10 इंटू 10 पावर -4 लेना पड़ेगा, तब ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। मीटर से मीटर स्क्वायर हो तो न्यूटन में आंसर आ जाएगा। ये 6 है, ये 4 जाएगा तो आंसर आएगा 1.02 इंटू 10 पावर 2 न्यूटन। ये आ गया आंसर, बस। क्लियर हो गया? यस और नो? हाँ जी सर। Yes, sir. Yes, sir. है ना? अब देखो सेकंड वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, वही तो मेन है। ये वाटर जो साइड्स है ना, ये वाटर की साइड है, ये कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है ये वाला। तो यहां से आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो मैं सेकंड पे जा रहा हूँ, ठीक है? और ये दोबारा डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ, तो देखो। इसको देखना है, तो देखो, आपको बताइए वॉल क्या करेगी। वॉल एक एन फोर्स लगाएगी बच्चों, है ना? एक फोर्स लगाएगी, मेरे को थीटा तो नहीं पता, तो मान के चलो एक एक्स फोर्स लगाएगी। क्या लगाएगी? एक्स फोर्स लगाएगी। ये भी एक्स फोर्स लगाएगी। तो एक ये वाला जो फोर्स होगा ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। इसको मैंने एन फोर्स बता दिया, एन फोर्स बता दे बच्चों, ठीक है? ठीक है बच्चों, तो एक तरीके का एन फोर्स हो गया, मैंने एन फोर्स दे रहा हूं उसको यहाँ पे, एन फोर्स हो गया। ठीक है, या फिर कोई और फोर्स भी ले लो, इसको वाई फोर्स ले लो, हमने वाई से डिनोट कर दिया। इसको एक्स फोर्स दे दिया, इसको दे दिया क्या दे रहे हैं, जेड फोर्स हो गया, ये जेड है, जेड। ठीक है, तो आपको पता है एक्स और एक्स तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या? ओनली वाई वाई फोर्स बनेगा। इस वाई वाई फोर्स पे अब देखते हैं कि क्या क्या होगा। देखो, पूरा का पूरा लिक्विड भरा हुआ बच्चों इसके अंदर। लिक्विड की वजह से इसका जो मास होगा, है ना, एम होगा, और उस एम की वजह से एक फोर्स होगा नीचे की तरफ, एम जी फोर्स, है ना? अब ध्यान से समझना, देखो ध्यान से समझना है। यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स है? एक तो अभी आपने देखो बेस पे फोर्स लगाया,
बेस पे एक फोर्स लग रहा था ऊपर की तरफ, है ना? बेस पे फोर्स लग रहा था ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ हो गया एफ बेस जो आपने निकाला। नीचे की तरफ है बच्चों mg4, ये हो गया mg4। ये वाला जो वाई बाई फोर्स है ये कहाँ पे की तरफ है बच्चे? ऊपर की तरफ है। ये हो गया ऊपर की तरफ। इसको बोल दिया वाई नेट फोर्स बोल दिया, वाई नेट बोल दिया। ठीक है बच्चों, वाई नेट फोर्स बोल दिया। और एक और भी है, फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे लिखता हूं फोर्स ड्यू टू एटीएम। बताओ, इसके अलावा तो और कोई फोर्स नहीं है? देख लो एक बार, चेक कर लो। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। Yes, sir. तो आपको पता है क्या ये लिक्विड मूव कर रहा है? आप बोलोगे मूव तो नहीं कर रहा है, तो आपको हम कंडीशन क्या लेके चलेंगे कि नेट फोर्स किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? नेट फोर्स जीरो के, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो आपको पता है क्या करना है? इक्वेशन आनी है, ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लो, मतलब कि ये पॉजिटिव, तो क्या बन गया बच्चों? एफ बेस प्लस वाई नेट माइनस एम जी माइनस एटमॉस्फेरिक फोर्स। पहले तो प्रेशर पता, हमें फोर्स तो पता नहीं है, तो वो भी निकालेंगे, ठीक है? पर अभी तक तो हमें यही पता है, ध्यान से सुन लो। ठीक है? अब हमें क्या क्या निकालना? हमें तो बच्चों वाई नेट से मतलब है ना, हमें तो वाई नेट निकालना है, साइड वॉल के जैसे फोर्स। क्या हमें एफ बेस निकाल चुके हैं? आप बोलोगे एफ बेस निकाल चुके हैं, ये रहा एफ बेस, ठीक है। मास हमें बताया क्या? मास, मास बताया 1 लीटर। 1 लीटर पता है, तो हम निकाल सकते हैं मास, मास में कोई दिक्कत नहीं है। वरना हमें रो और वॉल्यूम से भी कर सकते हैं, जिससे बोलोगे उससे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ठीक है। बात आएगी एटमॉस्फेरिक फोर्स कैसे निकालेंगे। देखो, एटमॉस्फेरिक फोर्स तो बच्चों यहां पे लग रहा है ना, हर एक पॉइंट पर लग रहा है। और उसका एरिया कितना है? आप बोलोगे टॉप का एरिया कितना है? ये टॉप का जो एरिया बच्चों, वो कितना है? ए टॉप है। एरिया क्या है? ए टॉप है। तो आपको बता, फोर्स का प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो अगर मुझे एटमॉस्फेरिक पता है, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये मेरा टॉप हो गया, तो मुझे बताओ क्या मैं एटमॉस्फेरिक फोर्स निकाल सकता हूं? आप बोलोगे सिंपल, क्या करना है सर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, उसको ए टॉप से मल्टीप्लाई कर दो। सर में आया कि नहीं आया बच्चों? तो मेरे को एफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकल जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? यस और नो? Yes, sir. है ना? तो एफ बेस आप निकाल चुके हो, मुझे वाई नेट निकालना, तो वाई नेट क्या हो जाएगा बच्चों? वाई नेट विल बी एफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एम जी माइनस एफ बेस। ठीक है। एफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है मुझे निकालना पड़ेगा, जो कि होगा पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू ए टॉप प्लस एम जी माइनस, ये कितना हो गया? एफ बेस। एफ बेस आपने निकाला था 1.02, 1.02 इंटू 10 पावर 2। ठीक है। अब देखो, मास कितना है बच्चों? मास, मास बोला था 1 लीटर। 1 लीटर मास है इसका, सॉरी 1 लीटर क्या है इसका? वॉल्यूम हो गया। आपको मैंने बताया था 1 लीटर किसके बराबर होता है? आपको बताया था मैंने 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे मास निकालना है। आपको पता है कि रो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास किसके बराबर हो जाएगा? रो इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है बच्चों इसकी? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम कितना है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब कितना कट के कितना आ गया बच्चों? 1000 kg आ गया। सर में आ गया? सॉरी, ग्राम आ गया। ग्राम आ गया तो हम किसके बराबर आ गया बच्चों? 1 kg के बराबर आ गया। यस और नो? क्लियर? ठीक है। तो यहां पे आएगा बच्चों 1 kg, स्टैंडर्ड यूनिट है। जी की वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 1.02 इंटू 10 पावर 2, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 1.02 इंटू 10 पावर 5।
ए टॉप का एरिया दे रखा था 30, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू होगी 30 × 10⁻⁻, ये वैल्यू होगी। ये जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा बच्चों, आंसर आएगा, तो मेरे ख्याल से 10⁻⁴ से ही कट जाएगा तो 10⁻⁻1 बचेगा। ये 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻², 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6, 0.3। ये 10 ही रहा। ये कितना रहा? 1.02 × 10⁻²। दोनों में 10⁻² कॉमन है, तो मेरे ख्याल से 2.04 × 10⁻² +10। +10 को मैं लिख सकता हूं 0.1 × 10⁻² लिख सकता हूं, है ना? तो कितना आ गया बच्चों? 2.14 × 10⁻² न्यूटन। ये आ गया फाइनल रिजल्टेंट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्लियर हो गया बच्चों? एडवांस लेवल टाइप का क्वेश्चन है, हाँ तो जी इसको सर। अच्छे से 2-3 बार करोगे ना इस क्वेश्चन को, तो क्लियर हो जाएगा। आपको पता है सारा कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, बस इसमें एक छोटी छोटी चीजें, जैसे ये पता होना चाहिए आपको कि हम कैसे फोर्स को प्रेशर से, प्रेशर को फोर्स से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अच्छे से डिटेल में समझाया, इसको 2-3 बार करना सेम क्वेश्चन को, तो अच्छे से माइंड में आ जाएगा। क्लियर हो गया? यस और नो? हाँ जी सर। ठीक है, अब लिखो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन एक्सेलरेटेड ट्यूब, एक्सेलरेटेड फ्लूइड। इससे बच्चों हमें ये पता करना है कि अगर मेरा फ्लूइड एक्सेलरेटेड मोशन में है, चाहे वो टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, तो उस पर क्या फर्क पड़ रहा है, हमें ये चीज निकालनी है। ठीक है, तो देखो, अगर मान के चलो स्टैटिक फ्लूइड है, स्टैटिक मतलब कि रेस्ट पर है, अगर वो स्टैटिक है बच्चों, तो आपको पता है कि अगर उसके अंदर एक्सेलरेशन है ही नहीं, अगर उसके अंदर एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो प्रेशर क्या रहेगा? आप बोलोगे प्रेशर में तो कोई चेंजेस आएगा ही नहीं। प्रेशर क्या रहेगा बच्चों? आप बोलोगे प्रेशर एट बॉटम पे क्या रहेगा? पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ρgh। और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है बच्चे? 0 पे है। ये किस तरह पे है? रेस्ट पर है। मानते नहीं मानते? यस और नो? ठीक है बच्चों। और अगर कोई मान के चलो ट्रक है, ट्रक क्या कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे कंटेनर है वाटर का या कोई भी लिक्विड का, इसकी वेलोसिटी सेम है, 10 मीटर पर सेकेंड से कांस्टेंट वेलोसिटी है। आपको पता है कांस्टेंट वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन अगेन 0 हो जाएगा। तो इसके बॉटम पे जो प्रेशर होगा, आप बोलोगे प्रेशर विल ऑल्सो बी सेम, प्रेशर विल नॉट चेंज, विल बी सेम। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? स्टैटिक फ्लूइड तो हमारा ये खत्म हो गया, इसमें तो कुछ बताया था, ये बताना था कि या तो रेस्ट पर है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके प्रेशर में फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया यहां तक सभी को? Yes, sir. यस। तो मैं दो कंडीशन अभी करेंगे पहले, कि मान के चलो कि मेरा जो फ्लूइड है ना ऊपर की तरफ में लेके जा रहा हूं, मतलब मैंने लिफ्ट में रख दिया, मैंने फ्लूइड को लिफ्ट में रख दिया। अब याद करो, क्या हमने लॉज ऑफ मोशन में लिफ्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या? यस और नो? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना? तो पहले एक Yes, बार sir. लिफ्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते, तभी जल्दी से फ्लूइड भी सन में आ जाएगा, वरना फिर घूमता रहेगा दिमाग। आपको मैंने समझाया था, मान के चलो कि हमारी एक लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेटेड मोशन में जा रही है, और मान के चलो कि कोई पर्सन है जिसका वेट क्या है बच्चों? mg है। मैंने बोला था कि क्या इसके वेट में फर्क पड़ता है, तो बताया था ना हमने कि इसका वेट मशीन ज्यादा प्रेशर बताएगी, के कम ऊपर। बताएगी, ऐसे कुछ हमने पढ़ा था, याद है ना? और जब ये टच कर रहा है सरफेस पे, तो हमने एन की वैल्यू निकाली थी, याद है? एन की वैल्यू निकाली थी, तो हमने बोला था यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेटिक, सॉरी, अगर कोई लिफ्ट मेरा मोशन पर है, तो मैं यहाँ पे फिर क्या निकालता हूँ बच्चों? सूडो फोर्स निकालता हूँ। याद है हमने एक सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट समझा था? हाँ जी सर।
फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू जो मास था वो, और ये वाला एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में नीचे के साथ। ठीक है। तो हमने इसका फिर, तब हमने इसको रेस्ट पे मान लिया था, फिर हमने इसको क्या मान लिया था, रेस्ट पे। क्यों? सर देखो, ये वाला जो एक्सेलेरेशन है, ये वाला एक्सेलेरेशन कैंसिल हो जाएगा, तो बॉडी किस पे आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। ठीक है। तो इस वजह से हमने इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, वो कैसे बनाया था, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ n, और नीचे की तरफ ही क्या आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलेरेशन, जो कि सूडो फोर्स था। तो आपको पता है n की वैल्यू क्या निकाली थी, m इंटू ए प्लस जी निकाली थी। याद है ये वाला कॉन्सेप्ट सभी को, है ना? हाँ जी। अब Yes, sir. बिल्कुल से इसी तरीके से बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरा फ्लूइड है उसको वर्टिकली अपवर्ड, या मान के चलो लिफ्ट में रख दिया, कैसे भी कॉन्सेप्ट समझ लो। तो पहला कॉन्सेप्ट आता है फ्लूइड इन वर्टिकल मोशन। तो पहला कॉन्सेप्ट आएगा इसके अंदर, पहला केस आएगा अपवर्ड डायरेक्शन। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट से करना है, कोई अलग चीज नहीं है, देखना आप देखोगे बिल्कुल कोई अलग चीज नहीं है। तो मान के, तो मुझे बस प्रेशर निकालना, हमें फोर्स का कॉन्सेप्ट तो पता है, और आपको पता है फोर्स को हम प्रेशर से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई बताएगा मेरे को? फोर्स को प्रेशर से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? प्रेशर को एरिया फोर्स से हम, मल्टीप्लाई करके। बस वही काम करना है। हमेशा ध्यान रखना, प्रेशर और एरिया और फोर्स, बस तीनों का रिलेशन ये याद रखना। चलो तो ठीक है, पता चल गया ना आपको? तो ये तो हो गया एच, हो गया ये, हो गया आपका एरिया, ए हो गया। ठीक है। इस लिक्विड को बच्चे में ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं एक्सीलरेटेड मोशन में। अब आपको पता है कि यहां पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, क्या क्या फोर्स लग रहे हैं। तो मैं प्रेशर पहले निकाल लेता हूं, है ना? पहले तो आपको पता है प्रेशर लग रहा होगा, एक तो नीचे की तरफ लिक्विड की वजह से, दूसरा यहां पे लग रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यस और नो, है ना? और यहां पे लग रहा होगा एक mg फोर्स लग रहा है। तो क्यों ना मैं, और नीचे से एक बेस फोर्स भी तो लगता है, भी हमने पढ़ा था, बेस बेस प्रेशर लगता है ना? बेस प्रेशर लगता है। ठीक है। तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकता हूं? सर उससे पहले तो आपको एक सूडो फोर्स लेना पड़ेगा, सूडो फोर्स लेना पड़ेगा, तो यहां पे आएगा सूडो फोर्स, जितना मास था ना लिक्विड का इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देख रहे होंगे सर, दो जगह तो मास है, दो जगह प्रेशर है। फिर कंफ्यूज कर दिया आपने, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फोर्स को एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे ना बच्चों, प्रेशर ही निकलेगा, कोई घबराने की बात ही नहीं है। अब आपके ऊपर है, आप किस तरीके से सोचते हो। मैं सोचता हूं कि क्यों ना मैं प्रेशर का ही फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं, प्रेशर का ही फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं। क्यों? क्योंकि सर बेस तो चेंज ही नहीं हो रहा, बेस तो सेम ही है। प्रेशर ले लो चाहे फोर्स ले लो, वो तो सेम ही रहेगा। तो अब वो किस पे आ गया, रेस्ट पे आ गया, क्योंकि हमने सूडो फोर्स मान लिया है। तो मुझे बताओ, एक तो बच्चों ये हो गया पी बेस हो गया, जो हमें निकालना है, mg एक हो गया। ठीक है, इसको हमें बाद में एरिया से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है सर, बाद में देखेंगे इसको, एरिया से डिवाइड करेंगे। ठीक है। और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है नीचे की तरफ, और एक और नीचे की तरफ बच्चे क्या है, सूडो फोर्स है एम ए। तो आपको पता चल गया होगा यहीं से कि जो मेरा पी बेस है ना बच्चे, पी बेस है दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस फोर्स अपॉन एरिया प्लस फोर्स अपॉन एट। बताओ कोई डाउट हो तो यहां तक? अब प्रेशर की इक्वेशन बन गई सारी, बनी कि नहीं बनी? यस और नो? सर अगर मैं केवल फोर्स के लिए तो कैसे करते, देखो, आप फोर प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर देते, प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर देते, बस ये दोनों mg और m सेम रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर में आया कि नहीं आया बच्चों, यस और नो? यस सर। जी सर। अब मास में क्या होता है, मास में क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम में क्या होता है, हाइट भी होता है। तो आपने ये निकाल चुके हो, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है रो जी एच। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, रो ए एच आएगा, बस रो एच आएगा, और ये बन जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बताओ प्रेशर बढ़ा के घटा, अगर कोई मैं लिक्विड को ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं तो प्रेशर बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। कितने कितने उससे बढ़ रहा है, क्वांटिटी से, रो ए एच क्वांटिटी से बढ़ रहा है। क्लियर हो गया बच्चों सभी को? हाँ जी। यस सर।
तो रो एच इंटू ए प्लस जी मेरा टोटल प्रेशर हो जाता है। लिख लिया। सेम ऐसी। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए बनाओ, जल्दी से डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए बनाओ। तो बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाया होगा आपने, यहाँ पे ए आ जाएगा, सूडो फोर्स ऊपर की तरफ चला जाएगा एम में। तो यहाँ पे जो सूडो फोर्स ऊपर की तरफ आ गया तो इक्वेशन बनेगी, देखो ये ऊपर ये ऊपर, तो ये इधर आ गया तो डेफिनेटली ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा जी माइनस ए, ये बन गया होगा। ये इक्वेशन है, ठीक है। लिख लिया बच्चों यहाँ तक सभी ने? यस सर। ठीक है। हाँ तो ये जी तो सर। टॉप बॉटम हो गया बच्चों। एक आता है लेफ्ट और राइट वाला में। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, लेफ्ट और राइट वाले पे। तो देखो, आपने खुद एनालाइज करो, ठीक है। आप एक ग्लास में वाटर लो, ठीक है, इसमें लिक्विड डालो, और जैसे ही आप बच्चों इसको इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन दोगे, कांस्टेंट नहीं देना, एक्सेलेरेशन देना, एक्सेलेरेट मतलब कि एक तरीके का जर्क डालना है। जर्क डालोगे तो एक्सेलेरेशन आएगी। एक्सेलेरेशन जैसे ही डालोगे ना बच्चे, तो लिक्विड आगे की तरफ नहीं आता, लिक्विड पीछे की तरफ आ जाता है, इस टाइप का। यस और नो, है ना? इस टाइप का आ जाता है बच्चे लिक्विड। इसका मतलब कि अगर जैसे मैं इसको एक्सीलरेटेड मोशन में दूंगा, जो वाटर की सरफेस है ना बच्चों, इस तरीके से बन जाएगी। पहले थी बच्चों आपकी वाटर की सरफेस ऐसी, अब वाटर की सरफेस बच्चों टिल्ट बन जाती है। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को? यस और नो, यस सर। है ना? हाँ जी सर। इसी बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। हमें बस ये जानना होता है, ध्यान से सुन लो, जो जो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा, वो हमेशा क्या होगा बच्चों? एफ नेट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एफ नेट। मतलब कि इस सरफेस के नीचे और इस सरफेस के ऊपर हमेशा फोर्स की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। क्योंकि ये वाला पोर्शन तो मूव नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा ना, तो एफ नेट और नीचे वाला एफ नेट क्या होगा बच्चों? इक्वल रहेंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन मूव नहीं कर रहा है। ये देखो, ये तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में थोड़ा मूव कर रहा है, यस और नो, है ना? वर्टिकल डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा ना, किस डायरेक्शन में जा रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप को इस पे लिखो, टॉपिक का नाम लिखो, फ्लूइड एक्स, क्या लिखा था हमने? पहले वाला केस क्या बनाया था? फ्लूइड इन हॉरिजॉन्टल मोशन, लिखो फ्लूइड इन हॉरिजॉन्टल मोशन। तो देखो, मान के चलो कि पहले फ्लूइड मेरा ऐसा है, तो आप बोलोगे यहाँ पर इस अभी तक यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या है? जीरो है। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या है बच्चों? जीरो। जैसे ही मैंने बच्चों इसको एक्सेलरेटेड मोशन में लेके आया, तो लिक्विड की सरफेस कुछ इस टाइप की बन गई। ये एक्सेलरेटेड मोशन है और ये मेरा लिक्विड है बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, है ना बच्चों? अब ध्यान से समझना, मैं एक पॉइंट को डिफाइन कर रहा हूं। आप बोलोगे सर इस पॉइंट पर, आप बोलोगे इस पॉइंट पर एफ नेट आपका जीरो है, और इस पॉइंट पर भी आपका एफ नेट जीरो है। सर नीचे की तरफ फोर्स होगा एम जी, क्योंकि मास एम है। यहाँ पे एक्सेलेटेड मोशन है, तो यहाँ पे कौन सा मोशन, कौन सा फोर्स होगा बच्चों? सूडो फोर्स होगा एम में। अपोजिट डायरेक्शन लगता है ना बच्चों, सूडो फोर्स होगा एम में फोर्स होगा। इसका मतलब कि अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं, इस पॉइंट पर सरफेस पे इक्वेशन बनाऊं, तो सरफेस पे इस डायरेक्शन में तो आपका एफ नेट है, इस डायरेक्शन बच्चे आपका एम जी है, इस डायरेक्शन में आपका एम ए है। दोनों फोर्स परपेंडिकुलर है। तो अगर आपको डायरेक्ट निकालने आ भी जाए कि नॉट फोर्स बताओ सरफेस पे कितना है,
तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो सर नेट फोर्स होगा ma² प्लस mg² प्लस 2 टाइम्स ma mg इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना है 90 है, तो बाकी पोर्शन आएगा नहीं, सिंपल ये आएगा। क्योंकि m² 2 बार आ रहा है तो m बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा a² प्लस g²। ये हो गया आपका नेट फोर्स हो गया। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? यहां तक क्लियर हो गया? Yes, sir. हम इसमें एक तो ये पॉइंट है ही है, पर मैं इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ बच्चों। मैं पता है किस चीज में इंटरेस्टेड हूँ, ध्यान से देखो। सर मैं इंटरेस्टेड हूँ कि आपने जब कम फोर्स लगाओगे तो आपने देखा था कि वाटर हल्का सा टिल्ट होगा। आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे, मतलब कि ज्यादा एक्सेलेरेशन डालोगे, तो फोर्स बच्चों ज्यादा टिल्ट हो जाएगा, ये सरफेस ज्यादा टिल्ट होगी। इसका मतलब कि यहाँ पे एंगल, यहाँ पे जो एंगल का कॉन्सेप्ट है ना वो आ रहा है। तो मुझे एंगल और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालना, बस मेरा पर्पस तो ये है, मेरे निकालना। एफ नेट तो निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को क्या मतलब है बच्चों, ये जो एंगल जितना टिल्ट हुआ है ना, जितना टिल्ट हुआ है, ठीक है, वो एंगल से मतलब है मेरे को, वो निकालना पर्पस तो बच्चों यही है मेरा। तो उसको देखो कैसे निकालता है, आराम से समझेंगे। लिख लिया यहां तक सभी ने? सभी ने लिख लिया बच्चों? Yes, sir. हाँ जी सर। ठीक है। यस सर। तो थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाना, ताकि सारी चीजें कवर हो जाए अच्छे से। तो मान के चलो जो ये कंटेनर है ना, ये एक्सीलरेटेड मोशन में ही है, फॉरवर्ड एक्सीलरेशन मोशन में है, और इसकी वजह से वाटर मेरा इस तरीके की शेप आ गई। मैं मान के चल रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल से ये एंगल बना रहा है थीटा, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ध्यान से बताओ मेरे को। अगर मैं इस पॉइंट पर प्रेशर निकालना चाहूं, मान के चलो ये पॉइंट है आपका, या फिर एक ना मैंने इमेजिनरी ट्यूब ले ली, एक ट्यूब ले ली बच्चों, इमेजिनरी ट्यूब ले ली। क्या ले लिया? इमेजिनरी ट्यूब ले ली। इस इमेजिनरी ट्यूब का मतलब इसका एरिया हो गया, एरिया हो गया ए। इस पॉइंट पर प्रेशर मैंने माना P1, इस पॉइंट पर प्रेशर मैंने माना P2। सर आप तो बोलते थे सेम लेवल पर प्रेशर सेम रहता है, मैंने बोला था, पर मैंने बोला था वो स्टैटिक में रहेगा, यहां तो मोशन में, तो अब नहीं रहेगा। अब सेम लेवल पर प्रेशर नहीं रहेगा, दोबारा सुन लो, सेम लेवल पर प्रेशर सेम नहीं रहेगा, सेम लेवल पर प्रेशर सेम नहीं रहेगा। कब? जब सर मेरा फ्लूइड वर्टिकल मोशन में जाएगा, सॉरी हॉरिजॉन्टल मोशन में मूव करेगा। वर्टिकल में तो कोई दिक्कत नहीं, वर्टिकल में तो आपने देखा था कि हर एक पॉइंट पर हाइट सेम है, हर एक पॉइंट पर हाइट सेम है, तो प्रेशर हर एक पॉइंट पर सेम लगेगा, सेम लेवल पर यहाँ पे देखो हाइट चेंज हो चुकी है, यहाँ पे हाइट अलग है और इस पॉइंट पर हाइट अलग है। क्लियर हो गया यहाँ तक बच्चों? यस और नो? क्या ये बात क्लियर Yes, हो sir. चुकी है? ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया यहाँ यस तक? सर। ठीक है। Yes, sir. देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। मैं यहाँ पे, मुझे चेक करना है कि यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस हैं, फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं इस ट्यूब पे। तो देखो, यहाँ पे आपने P2 प्रेशर बोला था, यहाँ पे आपने, सॉरी, P1 प्रेशर बोला था, यहाँ पे आपने P2 प्रेशर बोला था, ठीक है। फॉर्मूला तो बहुत छोटा निकल के आएगा, बस डेरिवेशन में देखो। प्रेशर बोला था तो फोर्स तो बच्चों नीचे की तरफ लो, जो ये आपकी सरफेस है, ठीक है, कंटेनर की, ये प्रेशर तो इस डायरेक्शन में लगाएगी ना, ताकि वाटर मेरा अंदर की तरफ ही रहे। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा, मैंने एरिया बताया था इसका, तो प्रेशर इनटू एरिया आपका फोर्स हो गया। इस पॉइंट पर क्या हो गया, आप बोलोगे प्रेशर इनटू एरिया आपका फोर्स हो गया। सर वाटर एक्सेलेरेटेड मोशन में है, तो यहां पे एक और होगा फोर्स, जो कि होगा एम ए, राइट बच्चों? एम ए फोर्स होगा। इसका मतलब कि अगर मैं नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लू, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो क्या होगा? मैं बोलूंगा किसको लेना है, अगर इस डायरेक्शन में लेना है, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, ये सॉरी, राइट वाला पॉजिटिव ले लो, लेफ्ट वाला नेगेटिव ले लो।
राइट वाला क्या है बच्चों, P1A, लेफ्ट वाला है P2A, फिर लेफ्ट वाला है MA इक्वल्स टू जी। तो P1A माइनस P2A विल बी मास इंटू एक्सेलेरेशन। आपको पता है मास को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं सर, रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को किससे रिप्लेस कर सकते हैं सर, टोटल वॉल्यूम जो हम रिप्लेस कर सकते हैं दैट विल बी लेंथ। लेंथ क्या होगी बच्चों, लेंथ इंटू एरिया। देखो ये हो गई लेंथ, लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ। और ये छोटा वाला, ओ एरिया क्या माना था हमने, ए माना था ना, हाँ तो ये एरिया ए हो गया और ये हो गया एक्सेलरेशन है। यहाँ पे लिख लेना लेंथ ऑफ ट्यूब है ये, लेंथ ऑफ ट्यूब ऐसे लिख लेना। तो ये बन गया P1A माइनस P2A, ए कैंसिल, तो P1 माइनस P2 किसके बराबर आ गया बच्चों, रो एल ए। यहाँ पे ए क्या है, एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को। मैंने एक इमेजिनरी ट्यूब मानी, इमेजिनरी यस। ट्यूब पे मैंने बस, इमेजिनरी ट्यूब पे मैंने, मेरे को इक्वेशन बनानी थी, इस इक्वेशन बनाने के लिए मैंने बच्चों, मैंने इमेजिनरी ट्यूब बनानी, क्योंकि अगर मैं इमेजिनरी ट्यूब नहीं लेके एक लाइन ले लेता तो लाइन का वॉल्यूम नहीं निकाल सकता था मैं। इस वजह से मेरे को एक ट्यूब लेना पड़ा, 3D शेप लेना पड़ा, जिसकी वजह से मैं इस वॉल्यूम को लेके आ सकूं। आप बोल दो सर डायरेक्ट भी तो ले सकते थे, नहीं ले सकते थे, क्यों, क्योंकि अगर आप लाइन लेते तो लाइन का वॉल्यूम नहीं निकलता, सरफेस लेते उसका वॉल्यूम भी नहीं निकलता, तो मुझे क्या लेना पड़ा, एक ट्यूब लेनी पड़ा, 3D शेप लेना पड़ा, जिसकी वजह से मैं वॉल्यूम को लाके उसमें से एरिया को कैंसिल कर सकूं और ये इक्वेशन लिख सकूं बस। अब P1 पॉइंट पर देखो, ठीक है चलो, वाटर कितनी हाइट ऊपर चला गया, आप बोलोगे सर वाटर चला गया H हाइट ऊपर, ध्यान से देखो ये H हाइट है, ये H हाइट इतना ऊपर गया है, ठीक है। तो P1 पॉइंट पर ही अगर P1 मेरा बेस है, P1 मेरा बेस है, तो P1 पर प्रेशर कितना होगा। आप ये भी बोल सकते हो, देखो और अच्छे से करने के लिए अगर आपको कंफ्यूजन है तो इस पॉइंट पर भी ले सकते हो, पर ये दोनों पॉइंट तो वैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए मैं ले नहीं रहा हूं, आप इसी पॉइंट पे लो। तो P1 पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, आप बोलोगे एक तो सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, और इस पॉइंट पर जितना ये वाटर है ना और ये एच है, तो उसकी वजह से रो जी एच रहेगा। P2 पर देखो, P2 पे प्रेशर कितना है सर, यहाँ पे तो कोई वाटर ही नहीं है, तो ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैं आपसे अगर P1 माइनस P2 पूछूं, P1 माइनस P2 पूछूं, तो वो निकलेगा रो जी एच निकलेगा, इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करो, एच अपॉन में जी, ठीक है, आप करो 2/1, 2/1 करोगे या फिर इक्वेशन को कंपेयर करके चलोगे, तो ये पोर्शन तो कैंसिल ही हो गए बच्चों, यस और नो। जैसे कैंसिल होंगे 1 इक्वल टू क्या आएगा, रो जी एच डिवाइड बाय रो ए एल, रो से रो कैंसिल, ठीक है, ये एल ऊपर एच नीचे, जी अपॉन ए, तो ये लेशन निकल गया, वेरी इंपॉर्टेंट लेशन, ये याद होना चाहिए आपको। डेरिवेशन तो एग्जाम पर स्कूल पर्पज से है, फॉर्मूला तो याद होना ही होना चाहिए। ठीक है बच्चों, हाइट इस बार कौन सी है ध्यान से देख लो, जितनी हाइट सेम लेवल से ऊपर गई है ये है हाइट, नॉट टोटल हाइट। क्लियर हो गया। लेंथ क्या हो गई बच्चों, लेंथ हो गई आपकी एक तरीके की 2R हो गई, अगर रेडियस दे रखी होगी तो डायमीटर होगी एक तरीके की। क्लियर हो गया, ठीक है, सर में आ गया बच्चों, और नो, हाँ जी सर। ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, अभी तो मैंने एंगल का कॉन्सेप्ट तो लाया नहीं, अब लाएंगे। अब ट्रायंगल अगर आप ध्यान से देखो, ट्रायंगल मेरा कुछ इस टाइप का है, ये थीटा है, ये एल है, ये एच है। आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एच अपॉन एल उल्टा कर दोगे तो क्या आएगा, ए अपॉन में जी आएगा। इसका मतलब बच्चों टेन थीटा का रिलेशन आ गया ए अपॉन में जी। तो वही मैंने बोला था ना कि ए और थीटा में क्या रिलेशन होगा बच्चों, ये होगा, जी आपका कांस्टेंट है, कि अगर एक्सेलेरेशन बढ़ती रहेगी ना बच्चों, एक्सेलेरेशन बढ़ती रहेगी तो थीटा भी बढ़ता रहेगा। भाई तुम्हें समझाया था, मैंने क्या समझाया था अभी, कि जब लेस एक्सेलेरेशन होगी तो कम टिल्ट करेगा, ज्यादा एक्सेलेरेशन होगी तो ज्यादा टिल्ट करेगा, और ज्यादा एक्सेलेरेशन होगी तो और ज्यादा टिल्ट करेगा।
तो इस कंडीशन पे तो क्या होगा, आपका पानी भी तो बाहर निकलने लग जाएगा। मान के चलो कि पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है, जैसे आप हल्का सा एक्सेलेरेशन दोगे तो इतना वाला पोर्शन पानी बाहर निकल जाएगा, और ज्यादा दोगे तो बच्चों और ज्यादा पानी बाहर निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, यस और नो? ऐसे अगर बिल्कुल फिल्ड है और एकदम से एक्सेलेरेशन दोगे तो पानी निकलने लग जाएगा बच्चों, पानी निकलने लग जाएगा। क्लियर हो गया? ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। याद करने का कैसा तरीका देखो, टेन थीटा, यहाँ पे थीटा कभी भी अगर आप देखो तो 45 से ज्यादा तो नहीं आ सकता। अगर ठीक है, टेन थीटा विल बी इक्वल टू ए अपॉन जी है। ए की वैल्यू जी से हमेशा कम ही होती है, मैक्सिमम जी के बराबर हो सकते हैं, इससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती है। इसका मतलब ऊपर ए लेना नीचे जी लेना, बस इस तरीके से आप याद कर सकते हो। याद करने का तरीका यह है, थीटा यहाँ पे 45 या 45 से कम होगा तो ए की वैल्यू जी या जी से कम ही होती है जनरली, तो ए को ऊपर रखना है, जी को नीचे रखना है। क्लियर हो गया बच्चों? ये रिलेशन भी याद रखना है। ये पूछ सकता है कि कितनी हाइट तक ऊपर गया, तो ये भी याद रखना है, एल अपॉन एच या फिर एच अपॉन एल इक्वल टू ए बाय जी। क्लियर है बच्चों यहां तक? क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. हाँ जी सर, ये तो वैसा होगा जैसा आपने उसमें Yes. पढ़ाया था पिछले चैप्टर में कि पेंडुलम, अगर कार के अंदर एक कार आगे जा रही है, पेंडुलम हाँ पीछे हाँ जा हाँ रहा है, हाँ, अभी तो है और कॉन्सेप्ट तो थीटा भैया इक्वल टू वही है। टेन इनवर्स बाय जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वही वही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल एग्जैक्टली Sir. वही कॉन्सेप्ट है सेम। उसमें भी शायद यही रिलेशन आया था ना, टेन थीटा। हाँ, टेन इनवर्स ए बाय जी है। अच्छा हाँ, इस चीज ये भी ध्यान रखना कि अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो कोई फॉर्मूले में चेंज नहीं आएगा, बस डायरेक्शन ही तो चेंज होगी, बाकी सब क्या है, सेम रहेगा। कैसे? मान के चलो कि अगर ये बच्चों इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जा रहा है तो आपकी जो टिल्ट होगी ना वो इस डायरेक्शन में होगी बस। एफ नेट फोर्स आपका ये होगा, ये होगा आपका सूडो फोर्स, ये होगा आपका एम जी, बस। ये होगा आपका एफ नेट, बाकी कोई चेंज नहीं है, सब कुछ सेम रहेगा, फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं आएंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। क्लियर एवरीवन? हाँ तो एक क्वेश्चन करते हैं फिर खत्म करते हैं इसको, आज की क्लास को लिखो। एक क्यूबिकल कंटेनर, एक क्यूबिकल कंटेनर ऑफ साइड 2 मीटर, एक क्यूबिकल कंटेनर ऑफ साइड 2 मीटर is completely filled with water. A cubical container of side 2 meter is completely filled with water. Calculate the horizontal acceleration. Calculate the horizontal acceleration of the container so that half of the total volume of water, half of the total volume of water comes out of container. दोबारा बोल रहा हूँ, क्यूबिकल कंटेनर ऑफ साइड 2 मीटर इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। Calculate the horizontal acceleration of container so that half of the total volume of water comes out of container। हाफ पूरा खत्म हो गया। बच्चे एक बताओ, जब हाफ खत्म ही हो गया है तो इसका मतलब कि वॉल्यूम 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 हाफ रह गया, इसका मतलब कि ये तो बहुत ही सिंपल नहीं हो गया, मतलब हाफ का मतलब कि पूरा यहां तक पहुंच गया। मानते हो कि नहीं मानते? हाफ का मतलब यही तो हो गया। ये सुनो बच्चों, ये इसकी एक्सेलरेशन है, ये क्या हो गया बच्चे, इसकी हाइट हो गई, ये क्या हो गया, इसका लेंथ हो गया। थोड़ा ओ सॉरी सॉरी, क्यूबिकल है, क्यूबिकल है बच्चों, क्यूबिकल है ये, क्यूबिकल क्यूबिकल है, इस तरीके का है। क्यूबिकल है, कितना दे रखा है बच्चों इसका क्यूबिकल, 2 मीटर दे रखा है, तो ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। ठीक है, मैंने फॉर्मूला बताया था एच अपॉन एल विल बी इक्वल टू ए बाय जी हो जाएगा बच्चों, यस और नो? ये है ना? एच कितना है, 2 मीटर, क्यूबिकल है तो ये भी 2 मीटर ही होगा बेस, ए अपॉन में जी, इसका मतलब कि एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा बच्चे, जी के बराबर हो जाएगा, बस खत्म हो। एक्सेलेरेशन किसके बराबर हो जाएगा, जी के बराबर। अब जो भी जी की वैल्यू 10 है तो 10 लोगे, 9.8 है तो 9.8 लोगे। और एंगल कितना बनाएगा, एंगल 45।
यस और नो? यस सर। एंगल 45 बनाएगा, कुछ भी आ सकता था दोनों में से, तो ये हो गया कुछ। क्लियर एवरीवन? ठीक है। यस सर।